नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। यहाँ पर पहली अपडेट आ रही है भारत की SSS डिफेंस को लेकर। इस कंपनी ने तैयार किया है T-12 शॉटगन को। ये एक 12 गेज गैस ऑपरेटेड और मैगजीन फेड शॉटगन है, जिसे कि खास तौर पर काउंटर ड्रोन मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके फीचर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इसमें 20 इंच का मजबूत नाइट्राइडेड बैरल है, एम्बिड एक्सटोरियस कंट्रोल्स है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में आसानी से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रॉप इन ट्रिगर है, जो कि मिलिट्री शॉटगन में बहुत रेयर होता है। साथ ही इसकी एलॉय बॉडी है, जो कि काफी मजबूत और ड्यूरेबल मानी जाती है। और दोस्तों, इसमें सबसे खास बात है मल्टी पोजीशन स्टॉक और चीक रेस्ट, जिससे कि एमिंग और स्टेबिलिटी बेहतर होती है। और फ्यूचर में इसमें सप्रेशन इंटीग्रेशन भी देखने को मिल सकता है, मतलब स्टेल्थ ऑपरेशन के लिए भी ये तैयार है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये शॉटगन भारत की मॉडर्न वॉरफेयर जरूरतों के हिसाब से एक पावरफुल स्टेप है। वहीं अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और HAL के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। अब दोस्तों, F414 जेट इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। इसका मतलब अब भारत खुद भी एडवांस फाइटर जेट इंजन बना सकता है। इस इंजन को आप सब जानते हैं कि HAL तेजस Mark II और शुरुआती AMC में लगाया जाएगा। पहले फेज में 99 इंजन बनाए जाएंगे, जबकि ज़रूरत अभी 120 से 130 फाइटर जेट्स की है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि पहली बार अमेरिका ने इतनी डीप टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर दी है, जो कि किसी नॉन नाटो देश को दी गई है। हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं था भारत के लिए। 1961 में HAL का HF-24 मारुत बना, पर इसका इंजन कमजोर था। उसके बाद कावेरी इंजन प्रोग्राम शुरू हुआ, जो कि आज तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। लेकिन अब भारत के पास मौका है खुद के फाइटर जेट इंजन बनाने का, और ये डील भारत को डिफेंस सेल्फ रिलायंस में एक नए लेवल पर ले जा सकती है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके अलावा भारतीय सेना की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब जंग सिर्फ जमीन, हवा या समुद्र में नहीं, बल्कि स्पेस में भी होगी। यही वजह है कि स्पेस भी बन चुका है एक नया बैटलफील्ड। और यहाँ पर एक बात और सामने आई है कि इसरो पर पूरी तरह निर्भर रहना पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि सेना कह रही है कि अब प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आना होगा। हाल ही में डेफ स्पेस सिंपोजियम 2026 में CDS अनिल चौहान जी ने साफ कहा है कि भविष्य की जंग जीतने के लिए स्पेस कैपेबिलिटी कंटिन्यूअस और पावरफुल होनी चाहिए, और ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी से पॉसिबल नहीं हो सकता। इवन दोस्तों, DRDO के चेयरमैन ने भी कहा, आने वाले युद्ध का फैसला स्पेस डोमेन करेगा। ऐसे में दोस्तों, अब भारत को चाहिए AI इनेबल्ड सैटेलाइट्स, क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन, साइबर सेफ सिस्टम, रैपिड लॉन्च एंड रिप्लेसमेंट कैपेबिलिटीज। मतलब साफ है कि भारत अब स्पेस डिफेंस में फुल इकोसिस्टम अप्रोच अपनाने जा रहा है, जिसमें कि गवर्नमेंट भी होगी, प्राइवेट सेक्टर्स भी होंगे और स्टार्टअप्स भी होंगे। और यही होगा भारत का फ्यूचर स्पेस पावर। दोस्तों, भारत को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त ज़रूरत है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि एक अक्सर मेंटेनेंस में रहता है, मतलब एक ही कैरियर जो है वो एक्टिव रहता है। इसीलिए आप सबको भी मालूम है कि भारतीय नौसेना को तीसरा एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसका नाम INS विशाल है। और ये 65,000 टन का न्यूक्लियर पावर कैरियर होगा, जो लंबी दूरी और ज़्यादा पावर प्रोजेक्शन के साथ आएगा। और इवन इसमें इमेज टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन भारत सरकार इस मामले में अभी चुप है। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। पहला रीज़न है बहुत ज़्यादा कीमत का होना, दूसरा है बाकी की जो डिफेंस प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें पूरा करना, और तीसरा कारण है कि भारत सबमरीन्स और वॉरशिप पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इवन आप सब जानते भी हैं कि भारत फ्रांस से राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने वाला है, ताकि एग्जिस्टिंग कैरियर्स की ताकत बढ़ाई जा सके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो कि काफ़ी हकीकत भी है। अगर भारत को इंडियन ओशन में डोमिनेंस चाहिए, तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तेजस Mark 1 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि तेजस Mark 1 अब और ज़्यादा लेथल होने वाला है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अब इस फाइटर जेट में जोड़ने वाली है X-Guard टोड डिकॉय। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये अपग्रेड क्यों ज़रूरी है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आज की मिसाइल होम ऑन जैम टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्ट के जैमर को पहले ही टारगेट बना लेती है। इसीलिए इसका सॉल्यूशन है X-Guard डिकॉय, जो कि एयरक्राफ्ट के पीछे डिप्लॉय होता है और खुद को मिसाइल के सामने फेक टारगेट बना देता है। मिसाइल उसी को हिट करती है और एयरक्राफ्ट बच जाता है। मतलब अब तेजस Mark 1 में होगा ऑनबोर्ड जैमर प्लस टोड डिकॉय, जिसे कि हम लेयर डिफेंस भी कह सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है राफेल F3R जैसे एडवांस फाइटर जेट में। इसका मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों, तेजस Mark 1 अब हाई थ्रेट बैटलफील्ड में भी ज़्यादा सर्वाइवल और पावरफुल होगा। दोस्तों, जयपुर में अब जल्द ही एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जो कि भारत की मिलिट्री ताकत को बदल सकती है। 7 से 8 मई को जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें कि तीनों आर्म फोर्सेस के टॉप कमांडर्स एक साथ आएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा थिएटर कमांड्स का। CDS अनिल चौहान जी कह चुके हैं कि ये प्रपोजल अब फाइनल स्टेज में है और अब बहुत चीज़ें बदलने वाली है।
अभी 17 अलग अलग कमांड्स हैं और भविष्य में आएगी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, यानी कि एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स काम करेंगे। और बीच में मैंने आपको डिफेंस अपडेट्स में भी बताया था कि जो एक स्ट्रक्चर बन सकता है उसमें वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान को देखेगी, नदर्न कमांड चाइना को देखेगी और मैरीटाइम कमांड इंडियन ओशन को देखेगी। और हर कमांड को लीड करेगा 4 स्टार कमांडर। ये रिफॉर्म अगर दोस्तों पास होता है तो ये होगा भारतीय सेना का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव। वहीं रशिया ने भारतीय नौसेना को एक बड़ा ऑफर दिया है। रशिया ने इस बार अपनी 3M14E कैलिबर PL का ऑफर दिया है। इसकी रेंज सुनकर दोस्तों आप चौंक जाएंगे। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, जिसका मतलब ये है कि पनडुब्बी समुद्र में छिपकर दुश्मन की गहराई तक स्ट्राइक कर सकती है, वो भी बिना डिटेक्ट हुए। इसकी खास बात यह है कि ये मिसाइल सीधे 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च हो सकती है। मतलब एग्जिस्टिंग सबमरीन्स में आसानी से इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे कि सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स और कलवरी क्लास की सबमरीन्स। लेकिन यहाँ पर एक बात और जाननी ज़रूरी है। यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज भी है रशिया के लिए, क्योंकि भारत खुद अपनी इस तरीके की मिसाइल बना रहा है। दूसरा ये है कि रशिया पर सैंक्शंस का रिस्क भी बना हुआ है। अब फैसला भारत के हाथ में है, या तो हम इमीडिएट पावर के तौर पर इसे ले सकते हैं या फिर स्वदेशी प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये डील होती है तो भारत की अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी और लिमिटेड संख्या में इसे खरीद कर हम अपनी डेटरेंस को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा भारत की डिफेंस स्टार्टअप कंपनी डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज अब एक घातक वेपन को बना रही है, जिसका नाम है सुपर कातिल। ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये है सुपरसोनिक लॉइटरिंग म्यूनिशन। मतलब टारगेट के ऊपर घूमकर ये सही समय पर स्ट्राइक कर देगा। इसकी स्पीड, जैसे कि मैंने कहा कि सुपरसोनिक है, रेंज 350 किलोमीटर है और ये 35 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। इसका सबसे खतरनाक फीचर है कि ये GNSS जैम होने पर भी काम करेगा, यानी कि GPS बंद फिर भी अटैक पॉसिबल होगा। ये ऑटोनोमस स्ट्राइक कर सकता है। इवन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टॉप अटैक, साइड अटैक और स्वॉर्म अटैक कर सकता है और इवन लो एल्टीट्यूड पर उड़कर रडार से भी बच सकता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, सुपर कातिल भविष्य की वॉरफेयर में भारत का डेडली गेम चेंजर बन सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तेजस मार्क 1 अब बस एंट्री लेने वाला है। HAL बेंगलुरु में अब बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि एक VVIP फैसिलिटी यहाँ पर अपग्रेड हो रही है, जिसका मतलब है कि अब जल्द ही हाई प्रोफाइल इंडक्शन सेरेमनी आयोजित की जाएगी। हालांकि इससे पहले HAL ने कहा था कि हम तेजस मार्क 1 को अपने स्तर पर ही इसके लिए प्रोग्राम आयोजित करेंगे, लेकिन अब प्लान में चेंज आ गया है, यानी कि अब हाई प्रोफाइल इंडक्शन सेरेमनी आयोजित की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स पहले बैच में 5 तेजस मार्क 1 जेट्स को लेगा, लेकिन यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की कंडीशन भी है। पहला, कोर सिस्टम फुली रेडी होना चाहिए, आईस रडार्स में लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होना चाहिए, अस्त्र BVR मिसाइल लगी होनी चाहिए। इवन यहाँ पर HAL ने प्रोडक्शन को भी बढ़ाना तेज कर दिया है। नई प्रोडक्शन लाइन के साथ सालाना 24 एयरक्राफ्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों तेजस मार्क 1 अब जल्द ही भारत की एयर पावर को बड़ा बूस्ट करने वाला है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है क्वांटम रडार चैलेंज, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए की फंडिंग भी की गई है और ये फंडिंग स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए बड़ा मौका है। बता दें कि ये रडार काफ़ी अलग होने वाला है, जहां एक तरफ ट्रेडिशनल रडार रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये नया रडार यूज़ करेगा क्वांटम इंटेंगलमेंट, जिसका फ़ायदा ये होगा कि इसे जैम करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी ये डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि चाइना के J-20 और अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II को भी। और इवन दोस्तों ये रडार काम करेगा बारिश, फॉग और सी कंडीशन में भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे भारतीय नौसेना के कॉम्बैट सिस्टम में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भविष्य की लड़ाई में क्वांटम रडार पूरा गेम बदल सकता है और ये होगा भारत का नया अनजामेबल रडार। भारत की सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट AMC अब काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब ये अब रियलिटी बनता जा रहा है और प्लान के मुताबिक पहला प्रोटोटाइप का रोल आउट 2028 के आखिर तक होगा। पहली उड़ान 2029 की शुरुआत में होगी और 2031 तक 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे, मतलब हर 9 महीने में एक। और आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का पहला ऑर्डर 40 यानी कि 40 AMC मार्क 1 का है, जो कि F414 इंजन के साथ आएंगे। बताया जा रहा है कि 2034 से AMC का प्रोडक्शन शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर AMC मार्क 2 गेम चेंजर होने वाला है। इस फाइटर जेट में लगेगा इंडो फ्रेंच 120 किलो न्यूटन का इंजन। 2036 के बाद 80 और एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे, लेकिन ये बात यहाँ पर हमें समझनी ज़रूरी है कि ये सब टाइमलाइन का खेल है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है और अगर ये सफल हुआ तो भारत 5th जनरेशन फाइटर क्लब में पूरी ताकत के साथ शामिल होगा। दोस्तों भारत ने एक नया टैक्टिकल ड्रोन बनाया है, इसका नाम है ड्रोन 401। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है भारत सप्लाई एंड सपोर्ट अलायंस।
ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है बल्कि एक मल्टी रोल यूएवी है। इस ड्रोन के जरिए इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस किया जा सकता है, यानी कि आईएसआर मिशन ये कर सकता है। इवन एफपीवी मतलब रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस भी ये दे सकता है और प्रिसीजन पेलोड स्ट्राइक भी ये कर सकता है। इसके सबसे घातक फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऑटोनोमस सिस्टम है, मतलब खुद मिशन पूरा कर सकता है। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, यानी कि हैकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगी। मॉडुलर डिज़ाइन है, जिसका मतलब है कि इसे मिशन के हिसाब से पेलोड इसमें बदले जा सकते हैं। ड्रोन 401 अकेले भी काम कर सकता है और स्वाम में भी अटैक कर सकता है। इस ड्रोन को स्पेशली फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है, जहां स्पीड, प्रिसीजन और इंटेलिजेंस सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान की स्पेस पार्टनरशिप अब काफ़ी मजबूत हो रही है। चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है PRSC-E03। इसे लॉन्ग मार्च 6 से लॉन्च किया गया और ये कोई पहला मौका नहीं है। 2025 से अब तक चाइना 4 पाकिस्तानी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। और इवन दोस्तों, अब पाकिस्तान भारत को देखते हुए अपने एक एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग भी दे रहा है, जो कि चाइना की मैन्ड स्पेस एजेंसी में इस वक्त ट्रेनिंग ले रहा है। और जल्द ही 1 या फिर 2 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो जल्द ही तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे। यानी कि अब चाइना पाकिस्तान का अलायंस डिफेंस के अलावा स्पेस डोमेन में भी एंटर कर चुका है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भविष्य में मिलिट्री प्लस स्पेस कोऑपरेशन और मजबूत होगा दोनों देशों का। और साउथ एशिया में स्ट्रैटेजिक बैलेंस भी बदल सकता है यहाँ पर। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, नागालैंड से एक नए विवाद की खबर सामने आई है, जहाँ पर रडार इंस्टॉलेशन को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स चाकेसांग क्षेत्र नागालैंड में एक माउंटेन रडार सिस्टम लगाना चाहती है। इस तरीके के रडार का इस्तेमाल एयर सर्विलेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस प्लानिंग का विरोध किया है NNC/FGN ने। इनका कहना है कि ये फैसला नागा लोगों से पूछे बिना लिया गया है, जिससे कि इलाके में मिलिटराइजेशन बढ़ सकता है। इन लोगों का मानना है कि पॉपुलेटेड एरिया में रडार लगाने से लोगों की जिंदगी और उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि नागा इश्यूज़ को डेमोक्रेटिक तरीके से सुलझाने की बात होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वैसा कुछ नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ऐसे रडार सिस्टम देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है, खासकर कि बॉर्डर एरियाज़ में। और ये रडार दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स या फिर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। अब असली मुद्दा ये है कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस लोकल लोगों की चिंता बन गया है। हालांकि आगे कुछ सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, दोनों पक्ष बातचीत कर सकते हैं, जिससे कि कोई नतीजा निकले सामने। लेकिन अगर बात नहीं बनेगी तो ये इशू और बड़ा बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि भैया, एक तरफ देश की सुरक्षा ज़रूरी है, दूसरी तरफ लोकल लोगों का विश्वास और अधिकार भी मायने रखता है। सही रास्ता वही होगा जहां दोनों के बीच बैलेंस बने। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज जिस वॉइस ओवर में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।